हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्मोडायनामिक्स के थोड़े रिमेनिंग टॉपिक जो भी बाकी रह गए हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दूं। तो थर्मोडायनामिक ऐसा चैप्टर आया ही क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि मैडम ये थर्मोडायनेमिक्स हमको क्यों पढ़ने का, तो क्या ज़रूरत थी थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री में आने की। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्यों आया? तो अगर कोई केमिस्ट है और वो केमिस्ट अगर लैब में रिसर्च कर रहा है या कोई भी केमिस्ट है जो कि इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहा है, तो दो सब्सटेंस को लेके उसके दिमाग में हमेशा 3 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 सब्सटेंस है, मैं लैब में हूं केमिस्ट्री की और मेरे पास 2 केमिकल्स हैं, तो वो 2 केमिकल्स को लेके कौन से 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये वाली फीलिंग आने लगेगी कि ये 2 केमिकल को मैं मिक्स कर दूं तो बट ऑब्वियस है, जब भी ना आप लैब में जाते हो और 11th में जब भी प्रैक्टिकल के लिए गए होंगे और लैब में जैसे आप खड़े रहते थे और आपके सामने के जो बेंच का जो टेबल था उस पे बहुत सारे बॉटल्स रहते थे और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते थे। तब जब भी प्रैक्टिकल आपने किया होगा और वो पिंक या ब्लू या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं तो एक एंटरटेनमेंट जैसा आपको लगता है। तब आप लोग सोचते हो कि ये जो बॉटल्स है वो सारी बॉटल के केमिकल में एक दूसरे में मिला दूं तो क्या होगा, और ऐसे थोड़े बहुत धमाल शमाल आपने किए भी होंगे लैब में जाके और ऐसी नौटंकी भी आप करते होंगे। तो वैसे ही सेम जब भी कोई केमिस्ट होता है और उसको कोई केमिकल रिएक्शन इंडस्ट्री में परफॉर्म करना होता है, तो विदाउट प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करने से पहले उसके मन में 3 क्वेश्चन कौन से आते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि अगर ये 2 केमिकल मैंने मिक्स कर दिए तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा कि 2 सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद उनके अंदर रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर रिएक्शन होता है तो वो कितनी देर में कंप्लीट होगा। अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 डेज, 12 डेज, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5000 ईयर्स, कितना भी टाइम लग सकता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। या नैनो सेकेंड में भी रिएक्शन हो सकते हैं, पिको सेकेंड में भी रिएक्शन हो सकते हैं, 5000 ईयर्स तक भी रिएक्शन चलते हैं। तो रिएक्शन इतने स्लो भी होते हैं, रिएक्शन फास्ट भी होते हैं। तो उसको लेके साइंटिस्ट के मन में दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर रिएक्शन होगा तो वो कितने टाइम लिमिट में कंप्लीट होगा। और तीसरा क्वेश्चन कि अगर रिएक्शन हो जाएगा, प्रॉपर टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा, तो व्हाट अबाउट प्रोडक्ट कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। तो सपोज मैं अमोनिया की इंडस्ट्री रन कर रही हूँ, मेरे पास अमोनिया की इंडस्ट्री है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि भाई मेरे पास ये 2 सब्सटेंस पड़े हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मैं उसको मिला दूँ तो रिएक्शन होगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि चलो रिएक्शन हो जाएगा, अमोनिया बन भी जाएगा, तो वो अमोनिया बनने में कितना टाइम लगेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैंने इतने प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया तो अमोनिया का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो अमाउंट ज़्यादा मिले, अमाउंट कम टाइम में मिले तो ही उसको बेनिफिट मिलता है। अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन फास्ट हो जाए और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाए तो मज़ा आता है। तो इसीलिए तो
केमिस्ट्री की दुनिया में सारे केमिस्ट को सब्सटेंस की कुंडली जाननी थी। जैसे देखो, कहीं किसी दो पर्सन है, एक बॉय है एक गर्ल है। हमारी हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब उन दोनों की शादी का प्रोग्राम बनता है तब उसके पहले लोग कुंडली मिलाते हैं। क्यों? तो वो एक प्रिडिक्शन रहता है कि भाई फ्यूचर में इनका कपल कैसा बनेगा, फ्यूचर की सोचते हैं कि इनके कितने गुण मिलते हैं। सेम वैसे ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट को रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले फ्यूचर के बारे में जानना है। परफॉर्म करने से पहले कि अगर ये दोनों सब्सटेंस मिक्स होंगे तो कैसे रिएक्शन होंगे, कितने टाइम में होंगे। तो सेम वे यही चीजें, यही कुंडली निकालने के लिए और चीजों को जानने के लिए थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ी कि भाई कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन जानने के लिए पहला चैप्टर हमारे पास आया थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करूं तो देयर आर 4 laws of thermodynamics. There are 4 laws of thermodynamics. 0th law of thermodynamic. तो 0th law जो है थर्मोडायनामिक का, उस पे वर्क कौन करता है? थर्मोमीटर। आपको ये चारों लॉज जो है वो अच्छे से समझने हैं। समझो मेरी बात को कि व्हाट इज 0th law of thermodynamic. Then when two diathermic substance keep in contact with each other, then heat flows spontaneously from hot body to cold body. एंड कब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा? तो बोले जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर के अंदर इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक। यानी कि कोई कूल सब्सटेंस को कोई गर्म सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो जो हॉट सब्सटेंस है उनके अंदर जो हीट है वो हीट वो कोल्ड सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर होती है। अब गर्म सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस के अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कब तक चालू रहेगा? तो जब तक दोनों के टेम्परेचर के बीच में इक्विलिब्रियम ना एस्टैब्लिश हो तब तक। और इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने का जो मेथड है उसको 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्मोमीटर जो है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो आप एक हॉट बॉडी हो और थर्मोमीटर कूल बॉडी है। जब आप थर्मोमीटर को अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो तो आपके अंदर जो हीट है वो हीट थर्मोमीटर के अंदर सप्लाई होगा। और कब तक सप्लाई होगा? जब तक आपका और थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जैसे ही आपकी बॉडी का हीट थर्मोमीटर के अंदर सप्लाई होता है तो थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी है वो रेज करता है और आपको टेम्परेचर मेजर करके मिल जाता है। तो यहाँ पे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यानी कि थर्मोमीटर वाला प्रिंसिपल। अब फर्स्ट लॉ, तो हमको तो भाई सॉल्व करना था कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थर्मोडायनामिक्स को इनपुट किया गया। अब थर्मोडायनामिक्स को जब इनपुट किया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप पढ़ चुके हो कि फर्स्ट लॉ में क्या था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि भाई एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें एनर्जी हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसकी एनर्जी हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। यानी कि एनर्जी नॉर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को किसी के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो यही चीजें कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ।
हमने ट्राई किया 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरा थर्मोडायनामिक ले आए, लेकिन यहाँ पे 0th लॉ फेल हो गया, फर्स्ट लॉ भी फेल हो गया। और फर्स्ट लॉ जो भी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, कि भाई कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तो वो दोनों केस में फर्स्ट लॉ जो है वो दोनों केस को फॉलो करता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमको ये पता नहीं चलता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो आप बोलना कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका प्रिडिक्शन फर्स्ट लॉ से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है डेल्टा यू, वो भी फेल हो गया। अब जब फर्स्ट लॉ फेल हो गया तो भी हमने अपने जो ट्रायल है, वो जो भी साइंटिस्ट लोग जो भी रिसर्च कर रहे थे, अभी भी वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, नेक्स्ट कुछ नया ट्राई किया। तो अब आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो हमने फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको ये 2 चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किसको बोलते हैं हम? तो इसका डेफिनेशन है अ प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशंस may take place by itself। यानी कि ये चीजें आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि जो रिएक्शन खुद होता है, जिस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे देखो, आपके घर में आयरन का ग्रिल होगा, अभी आपने आयरन से बहुत सारे ग्रिल बनाए, डोर्स बनाए, या फर्नीचर बना लिया, या कुछ भी बना लिया, लेकिन जब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 मंथ हो गए, तो वो अपने आप उसका रस्टिंग होता है। वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपके कंट्रोल की बाहर की चीज है, वो खुद होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपने आइस फ्रीज से बाहर निकाल के एक डिश में रख दिया, तो वो अपने आप मेल्ट हो जाता है। जैसे आपने गर्म पानी के साथ ठंडा पानी डाल दिया, तो गर्म पानी के अंदर जो हीट होगा वो ठंडे पानी के अंदर अपने आप फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपने पानी भर के डिश को घर के बाहर छोड़ दिया, तो वो खुद से ही वेपराइज हो जाएगा, अपने आप वेपराइज होगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो खुद होते हैं, it occurs by itself only, then these type of reactions are called spontaneous reaction। तो यहाँ पे spontaneous reaction का मैंने definition लिख के रखा है कि a process which under some given conditions may take place by itself or by initiation। यानी कि देखो, जैसे गैस का बॉटल कहीं लीकेज हो गया घर में, तो वो गैस बॉटल लीकेज हो गया, लेकिन वो ब्लास्ट तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कोई इनिशिएशन नहीं मिलेगा। जैसे स्पार्क दे दिया आपने, तो वो इनिशिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ब्लास्ट अपने आप होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। अब इनिशियली आपने टेम्परेचर दे दिया, लेकिन जब एक बार टेम्परेचर उसको मिल गया, उसका डीकंपोजिशन स्टार्ट हो गया, फिर वो रुकेगा नहीं, वो स्पॉन्टेनियसली होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये लिखा है कि कंडीशंस में टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। तो वैसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि अकर ऑन इट्स ऑन, हमारी कोई जरूरत उसमें नहीं होती है। तो उसके एग्जाम्पल है जैसे डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर। पानी में
आपने सॉल्ट डाल दिया, पानी में आपने शुगर डाल दिया, फिर आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है सॉल्ट और शुगर को कि भाई बोलो चलो डिजोल्व हो जाओ, वो अपने आप हो जाता है। दूसरी चीज़ है इवोपरेशन ऑफ वाटर। अब इवोपरेशन ऑफ वाटर की बात करें तो अभी भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, तो ये सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नाउ अ प्रोसेस व्हिच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ nor by initiation is called non-spontaneous। सिंपल सा फंडा है यार, जो स्पॉन्टेनियस नहीं है वो सारे रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल से वाटर डाउन आता है वो स्पॉन्टेनियसली आता है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर कभी स्पॉन्टेनियसली नहीं जाता है। और फ्लो ऑफ कोल्ड बॉडी टू हीट बॉडी, चलो आपके पास गरम गरम चाय की एक प्याली है, गरम चाय की प्याली को आपने ऐसे ही टेबल पे छोड़ दिया तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कूल हो जाएगी। लेकिन आपकी इच्छा है अब चलो मुझे चाय पीनी है, वो कूल हो गई, ठंडा हो गया, उसको आप बोलो कि तू जल्दी से फिर से गर्म हो जा, तो वो अपने आप गर्म नहीं होगा। यानी कि चाय का कूल डाउन होना वो स्पॉन्टेनियस था, लेकिन कूल चाय जो है कूल टी, तो वो हॉट टी बन जाए वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है वो आपको समझा दिया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की दुनिया में जाते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक का सेकेंड लॉ है इन ऑल spontaneous reactions entropy of universe, entropy of universe is always increases। और उसका दूसरा स्टेटमेंट है, ये JEE नीट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसीलिए इसको कभी मिस मत करना, बार बार देखना ये वाला टॉपिक। सो इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स is always increases, और in all spontaneous कर देते हैं reactions free energy गिब्स का फ्री एनर्जी फंक्शन है, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम is always decreases। यहाँ पे फ्री एनर्जी, यहाँ पे है एंट्रोपी। दूसरी मोस्ट टाइपली चीज जो कि आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैंने यूनिवर्स वर्ड लिखा है और यहाँ पे मैंने सिस्टम वर्ड लिखा है। अब ये दोनों सेंटेंस रीड करने के बाद बट ऑब्वियस आपके मन में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा कि मैडम ये दोनों वर्ड्स नहीं पता है, एंट्रोपी क्या है और फ्री एनर्जी क्या है, तो ये दोनों ही तो सीखना है। लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा है, इसके बाद हम जाएंगे ये दोनों वर्ड सीखने के लिए। तो बच्चों एंट्रोपी आपके दिमाग में एक वर्ड अभी आप सेट कर लो, एंट्रोपी, इसके नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक ही है हमारा एंट्रोपी। और एंट्रोपी के बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास फ्री एनर्जी। क्यों ये दोनों को दुनिया में आना पड़ा, तो वो इसलिए आए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसलिए। तो अब यहाँ पे
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उसका स्टेटमेंट थोड़ा मेमोराइज कर लो प्लीज, कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस एंड इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज डिक्रीजेस। तो फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है, फ्री एनर्जी, ये एंट्रोपी है, ये फ्री एनर्जी है, तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होना चाहिए और फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। तो अब हम जाएंगे एंट्रोपी नाम के टर्म के अंदर। स्टेटमेंट हमेशा कोई नींद से उठा के भी बोले ना कि चलो स्टेटमेंट बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस एंड इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज डिक्रीजेस। यानी कि एंट्रोपी को इंक्रीज होना है और फ्री एनर्जी को डिक्रीज होना है। यहाँ पे अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडो किसको बोलते हैं? तो जब भी चलो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट उसको सप्लाई करना होता है तब उसका डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे आप हीट को सप्लाई करते हो, यानी कि एंडो है। तो जब हीट सप्लाई होता है तो ये जो रिएक्शन का एंथैल्पी वैल्यू है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको हम डेल्टा H बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन which is called delta H, it is positive for endo, it is positive for endo. Now अगर ये एक्सो है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे अमोनिया है, N2+3H2 गैस gives 2NH3 गैस। अब ये वाले रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, यहाँ पे हीट एक्ट एज अ प्रोडक्ट और यहाँ पे हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट। तो जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है तो उसका वैल्यू हम नेगेटिव लिखते हैं। तो फॉर एक्सो वैल्यू ऑफ डेल्टा H नेगेटिव एंड फॉर एंडो वैल्यू ऑफ डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहीं कहीं हीट एब्जॉर्ब होता है, कहीं हीट रिलीज होता है। तो ये दोनों केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। एंडो वाला भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, एक्सो वाला भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। जैसे देखो आप आइस, तो आइस को डिश में लेके ऐसे बाहर छोड़ दिया, आइस मेल्ट हो रहा है। अब आइस मेल्ट कैसे हुआ? तो आइस ने सराउंडिंग्स के अंदर से हीट एब्जॉर्ब किया, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ। और आपको पता है कि आइस मेल्टिंग का जो भी रिएक्शन है अकर ऑन इट्स ओन, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है। अब चलो गरम गरम चाय था, अपने एटमॉस्फेयर में रख दिया तो वो ठंडा हो गया। यहाँ पे चाय ने क्या किया? हीट रिलीज किया। ये वाला रिएक्शन कैसा है आपका? एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? तो प्रॉब्लम ये आई कि डेल्टा H का जो वैल्यू है उस वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू से हमको कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसका पता नहीं चल सकता है। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अब वो कैसे जाने? डेल्टा H तो नहीं बता रहा है, डेल्टा H से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हमको दो नए फंक्शन की जरूरत पड़ी, और वो जो दो नए फंक्शन है इसमें फर्स्ट वाला है एंट्रोपी। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी के ऊपर। अब एंट्रोपी क्या है वो समझते हैं। तो एंट्रोपी उसका सिंबल है S। एंट्रोपी का सिंबल क्या है बच्चों? S।
एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। तो रैंडमनेस यानी कि चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो ना, और अच्छा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, आप बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हो, तो अपने ही जगह पे आप ऐसे साइलेंट होके चुपचाप से सुनते हुए बैठ गए हो, शांत एकदम। पूरा क्लास, हर एक बच्चा अपनी बेंच पे एक ही जगह पे फिक्स बैठ के शांति से सुन रहा है, तो अभी क्लास की एंट्रोपी यहाँ पे लो है, रैंडमनेस नहीं है क्लास में। आराम से बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होने वाला है, स्कूल का बेल रिंग हो चुका है और आपको पता है कि इसके बाद ब्रेक वाला है, ब्रेक आने वाला है, तो जैसे ही ब्रेक के लिए बेल बजा, आप क्या करोगे? तो सारे बच्चे अपनी जगह से उठ के क्लास के अंदर पूरा रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा। कोई लंच बॉक्स लेके खाने के लिए बैठा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ धमाल मस्ती कर रहा है, कोई क्लास के बाहर चला गया है, कोई भाग रहा है, कोई बेंच पे भी चढ़ जाता है। तो ये सब सीन क्लास में हो जाते हैं, यानी कि हर एक बच्चा अपनी अपनी दुनिया में चला गया, अपनी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, तो पूरा क्लास में रैंडमनेस इंक्रीज हो गया। तो यानी कि एंट्रोपी क्लास की इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे व्हाट इज एंट्रोपी बच्चों? तो एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। तो एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी का सिंबल है एस। अब एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट डेल्टा एस। अब क्लास का बिफोर ब्रेक वाला जो सिस्टम था, बिफोर ब्रेक वाला, तो उसकी एंट्रोपी आप मेजर कर लो। फिर आफ्टर ब्रेक वाला उसकी एंट्रोपी मेजर कर लो। बिफोर ब्रेक वाला जो सिस्टम था वो इनिशियल पोजीशन था, आफ्टर ब्रेक वाला जो पोजीशन था वो फाइनल पोजीशन था। अब फाइनल में पता ही है आपको कि एंट्रोपी ज्यादा थी, तो यहाँ पे आपको चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। अगर ये फिजिकल चेंज नहीं है, जैसे फिजिकल चेंज यानी कि आइस मेल्ट हो गया, तो आइस मेल्ट हो गया, तो बिफोर मेल्टिंग इनिशियल स्टेट एंड आफ्टर मेल्टिंग इट इज फाइनल स्टेट। तो बिफोर मेल्टिंग का एंट्रोपी आप मेजर कर लो, आफ्टर मेल्टिंग का एंट्रोपी आप मेजर कर लो, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल दो। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको मिल जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन ये तो फिजिकल चेंजेस की बात है, जैसे आइस मेल्ट होता है, वाटर वेपराइज होता है, ये सब फिजिकल चेंजेस है। लेकिन हम केमिकल चेंजेस में जाए अगर, तो सपोज आई हैव एनी केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस सपोज, तो ये वाला जो रिएक्शन है उसके लिए मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? तो समेशन ऑफ चेंज मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्या करना है बच्चों आपको कि टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो आपको एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस मिल जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन फाइनल स्टेट का हम कैलकुलेट कर दें, इनिशियल स्टेट का हम कैलकुलेट कर दें, वो तो मैडम आपने बोल दिया, लेकिन फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी का? तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हीट एनर्जी, चेंज इन हीट
अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे चेंज इन हीट यानी कि डेल्टा Q बाई T। तो Q हीट एनर्जी, या तो इसको कैलोरी में मेजर करते हैं या जूल में, और टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी? तो इट इज नथिंग बट जूल पर केल्विन। एंड एज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1 मोल का जो एंट्रोपी है और इसके ऑप्शन में आप 2 मोल का एंट्रोपी लो, तो 1 मोल में जितनी रैंडमनेस है और 2 मोल में जो रैंडमनेस है वो 1 मोल से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी का यूनिट बनता है जूल पर केल्विन पर मोल होता है ये। तो जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट ऑफ एंट्रोपी होगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? तो चेंज इन हीट, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है वो भी समझते हैं। चलो, तो एंट्रोपी और टेम्परेचर का रिलेशन, एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। अब रैंडमनेस की बात करें तो ये सॉलिड फेज है या सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स या जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट होने की वजह से रैंडमनेस बहुत ज्यादा नहीं होता है, रैंडमनेस कम होता है। तो सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी सबसे कम होगा। अब जैसे मैंने सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया, उसको मैंने गर्म कर दिया, तो गर्म करने से क्या होगा? तो ईच एंड एवरी जो पार्टिकल है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये पार्टिकल सारे एक दूसरे के साथ कॉलिजन में आ जाएंगे, वो कोलाइड होंगे और अपना पोजीशन जो है सबका छूट जाएगा, अजीब सा पोजीशन हो जाएगा। यानी कि इसमें रैंडमनेस अब आ जाती है, और यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, यानी कि एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे समझो आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रैंडमनेस इंक्रीज होती है, यानी कि एंट्रोपी इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे सपोज आपने और भी हीट प्रोवाइड कर दिया तो और भी रैंडमनेस आ जाएगी और ये बाहर निकलने लगेंगे, इसीलिए ये सॉलिड से गैस बन गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ अब बता सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका होगा? जल्दी से, मन में लड्डू फूटा ना, आंसर समझ में आ गया होगा। आप बोल दोगे कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस का है और सबसे कम किसका? सॉलिड का। तो लिक्विड का कैसा? तो सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम। तो ये एंट्रोपी यानी कि क्या बच्चों? तो एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। अब एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहला फॉर्मूला एंट्रोपी का, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फ्यूजन क्या होता है? तो आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो आइस मेल्टिंग का प्रोसेस यानी कि फ्यूजन। अब जब आइस मेल्ट होता है तो टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है कि आइस वो सिस्टम है,
आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग है। तो आइस वाला जो सिस्टम है वो सराउंडिंग्स के अंदर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। आइस सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और दैट अमाउंट ऑफ हीट पर मोल, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड फ्यूजन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एस फ्यूजन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द रिलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी। इसको क्या बोल सकते हो आप, एंथैल्पी। तो आइस को मेल्ट होने के लिए, आइस के मेल्टिंग के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इट इज नथिंग बट हीट, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन यानी कि डेल्टा एस फ्यूजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो डेल्टा एस फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब तो फॉर्मूला आपके मन में फिर से लड्डू फूटा होगा कि वो आ गया समझ में मैडम। तो यहाँ पे किसी चीज को वेपोराइज होना है यानी कि लिक्विड टू गैस कन्वर्जन है, लिक्विड से गैस में जाना है। ये वाली प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। और लिक्विड से गैस में जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड को जो हीट चाहिए गैस बनने में उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और दैट वेपोराइजेशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कर दो तो आपको एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन आ गया। अगर मुझे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन यानी कि सीधा सॉलिड टू गैस। जैसे कैम्फर, कपूर है आपके पास, तो कपूर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड फेज में नहीं जाता है। सॉलिड टू डायरेक्टली गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और यहाँ पे जो हीट चाहिए उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सब्लिमेशन के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन भी मिल जाएगा। तो एंट्रोपी आज आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा कि लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से ये पता नहीं चलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरी चीज आज हमने क्या पढ़ी, तो व्हाट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ऑन, यानी कि विच अकर बाय इटसेल्फ, जिसको हमारी जरूरत नहीं है, जो खुद हो जाता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो खुद नहीं होता है, नॉट अकर बाय ऑन इट्स ऑन, इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पता चलेगा बिना रिएक्शन परफॉर्म किए, कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। रिएक्शन प्रेडिक्शन के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी फेल हो गया, तो इसके लिए हमको दो नए फंक्शंस की जरूरत पड़ी। और वो दो नए फंक्शन जो है, एक है एंट्रोपी और दूसरा है इसमें फ्री एनर्जी। और जो एंट्रोपी है वो वाला टर्म आज हमने सीखा कि एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, और सबसे ज्यादा रैंडमनेस सॉलिड सब्सटेंस में होता है, सबसे कम रैंडमनेस सॉलिड में होता है और सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस में होता है। तो अगर हम सॉलिड टू गैस मूव होते हैं तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होता है। तो एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, यानी इसका सिंबल है एस। और जो एंट्रोपी है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं
डिफरेंट डिफरेंट जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्यूजन के अंदर कैलकुलेट करना है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बाय टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट होने को है, लेकिन और 15 मिनट है, तो जिसमें मैंने यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, तो एक दो सम एंट्रोपी के सॉल्व करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी एंट्रोपी पे जो पूरा टॉपिक पढ़ा हमने, तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूला भी सीख लिए। अब उसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हुए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझो। कि यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन। इसने क्वेश्चन क्या किया है आपसे कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, यानी कि मुझे डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। अब प्रोसेस कौन सा हुआ यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टू लिक्विड वाटर, यानी कि आइस सॉलिड टू वाटर लिक्विड वाला फेज ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम आइस से वाटर में जा रहे हैं, तो आइस टू वाटर मूव होंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगा। ये प्रोसेस एंडो वाला है। हीट एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसका एंट्रोपी कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो 6025 जूल पर मोल, यहाँ पे पर मोल। और मैंने बोला था आपको कि एंट्रोपी एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी पर मोल होगा। तो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, वो 1 मोल ऑफ आइस ऐसा लिख दिया उसने। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन 6025 जूल पर मोल है आपके पास, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो जूल पर केल्विन और वो भी 1 मोल के लिए है। तो 6025 डिवाइडेड बाय 273 करो तो आपका आंसर आएगा 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल। आपने सिर्फ 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन सॉलिड वेट होगा, इसको फ्यूजन बोलेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब सेकेंड क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे 373 केल्विन टेम्परेचर पे मुझे वाटर लिक्विड टू गैस यानी कि वेपर, और वो गैसियस फेज में होता है, तो वाटर टू वेपर। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज मुझे कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बट ऑब्वियस आपको पता ही है। अब तो यहाँ पे यूनिट, अब ध्यान से देखो, यूनिट देखो, तो मेरे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 2.257 किलो जूल पर ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे दिया है, तो ये किलो जूल पर ग्राम में है, किलो जूल पर ग्राम। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा बोल दिया कि आप 1 मोल के लिए निकालो, तो ग्राम से मुझे मोल में जाना ही पड़े। तो यहाँ पे वाटर है, 1 मोल वाटर कितने ग्राम होता है, तो मोलर मास अमाउंट वो 18 ग्राम होगा। तो बट ऑब्वियस आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 ग्राम H2O रिक्वायर्ड 2.257 किलो जूल ऑफ हीट, then 18 ग्राम वाटर
required, how much heat of this vaporization, so 2.257 into 18 किया जाए तो आपके पास आंसर होगा 40.626 किलो जूल। अब आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, तो एंट्रोपी यानी डेल्टा एस वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल अपॉन टेम्परेचर T, और डेल्टा पर मोल है 40.626 किलो जूल, तो किलो जूल में लाएंगे हम टेम्परेचर 373, तो 40.626 अपॉन 373 तो 0.1089 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे ये जो है किलो जूल में है, टेम्परेचर केल्विन में है, और हमने 1 मोल का कैलकुलेशन किया है तो इसलिए यूनिट बनेगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो चलो बच्चों, कल मिलेंगे चलते चलते।